So hello everybody, I will again welcome you all to Zero to Hero classes. It's me Adityanand. Today we will be discussing the PYQ of 2016. चलो द फिजिक्स से शुरुआत करते हैं. पहला क्वेश्चन है, दो समतल दर्पणों के बीच रखे फूल के कुल 11 प्रतिबिंब बनते हैं, दर्पणों के बीच का कोण है. देखो इसके सबसे पहले यहाँ कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट क्या रहता है, ये जो नंबर ऑफ है ना इमेज कितने प्रतिबिंब बन रहे हैं तो उसके निकालने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, डेट इज़ नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू 360/θ. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको 11 प्रतिबिंब दिया हुआ है तो सबसे पहले ये नंबर दिया हुआ है तो थीटा हमें पता करना है. अब सोच के देखो, अगर 60 रखोगे तो 6 आएगा, इसके आसपास नहीं है, ये तो गया, ये भी बहुत दूर आएगा, तो हमारा आंसर इसके करीब आ रहा है. ठीक है, तो अब देखो अगर ये करते हो तो आप बोलोगे सर ये इसका आंसर तो 12 आ रहा है. देखो इस टाइप के क्वेश्चन में ये तो आ गया. अब इसमें दो केस आते हैं. अगर हमारा आंसर सम संख्या आ रहा है, क्या आ रहा है, सम संख्या या विषम संख्या, दो ऑप्शन हो सकता है. अगर सम संख्या आ रहा है तो हमें क्या करना है, इसमें से एक माइनस कर देना है. अगर विषम आ रहा है तो उतना ही रहने देना है. इसके पीछे लॉजिक क्या है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ. एक्चुअली होता है क्या है ना, ऐसे इमेज मिरर को रखते हैं, मतलब दर्पण को रखते हैं. जब किसी वस्तु का इमेज वो बनाता है तो लास्ट में यहाँ पे ना जो चौथा इमेज बनता है तो एक दूसरे का ओवरलैप हो जाता है. ओवरलैप हो जाने के कारण दो इमेज को एक ही इमेज काउंट करते हैं, इसीलिए एक माइनस किया जाता है. समझ में आया? द कॉन्सेप्ट इज 360/θ. ठीक है, इसे आप याद रखें क्योंकि ये आपको सीधे एग्जाम में दिख सकता है और सारे क्वेश्चंस में. तो चलो आगे देखते हैं. द सेकेंड क्वेश्चन इज, एक 100 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण से 25 सेमी दूर एक फूल रखा है. फूल के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति है. देखो हमें कॉनकेव मिरर के विषय में चर्चा की गई है. तो कॉनकेव मिरर, तुरंत आपको मिरर रिवाइज करवा देता हूँ. मिरर दो प्रकार के होते हैं, एक कॉनकेव, कॉन्वेक्स, मतलब अवतल और उत्तल. अब कॉनकेव का तुमको फिगर आनी चाहिए. फिगर कुछ इस प्रकार का रहता है, ऐसे इस प्रकार का रहता है. कॉन्वेक्स वही इस प्रकार का रहेगा. ठीक है, कॉनकेव में पता है एक ही फॉर्मूला यूज होता है, डेट इज़ 1/v/1/u बराबर 1/f. ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या रहता है ऑप्टिक्स में, हमें साइन कन्वेंशन अच्छे से आनी चाहिए. अगर मान लो ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, अगर लाइट ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट से ही लाइट निकलती है. ऑब्जेक्ट क्या करती है, लाइट एमिट करती है. ऑप्टिक्स ऐसा एजम्पशन माना जाता है. तो मान लो यहाँ से लाइट निकल रही है तो लाइट के दिशा में, है ना, अगर मिरर है इधर जा रही है और यहाँ पे मिरर है तो इसको नेगेटिव मानेंगे. ठीक है, अब देख 100 सेंटीमीटर वक्रता, मतलब आर का वैल्यू दिया हुआ है. तो अगर एफ निकालोगे, ठीक है, अगर एफ निकालोगे तो एफ क्या होता है, आर अपॉन, कॉन्सेप्ट ये रहा हमारा, और एफ जो रहता है, दूसरा कॉन्सेप्ट मैं लिख देता हूँ, सिंपल है. देखो एफ बराबर r/2 होता है. किसके लिए, मिरर के केस में. लेंस का अलग है, अगर लेंस वाला क्वेश्चन आता है तो मैं उसे ज़रूर डिस्कस करूँगा. फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला ये आनी चाहिए हमें, दूसरा ये पता होना चाहिए, बात ख़त्म. अब देख 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एफ़ का वैल्यू हमें कितना आ गया, 50 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड है ना, यहाँ से इधर जाना पड़ रहा है, लाइट इधर आ रही है तो हमें इसको माइनस लेंगे. अगेन 25 सेंटीमीटर दूरी पर एक फूल रखा गया है तो u का वैल्यू कितना आ गया, -25 सेंटीमीटर. इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो वैल्यू निकल जाएगा 1/v प्लस ऐसा कुछ हुआ. बाकी का कैलकुलेशन है, मेरे साथ साथ रिपीट करते जाओ. फॉर्मूला क्या है, 1/v. एक पेन एंड पेपर लेके इसे लिखते जाओ, ठीक है, क्योंकि एक मसल मेमोरी बन जाती है, वो आपको आनी चाहिए. वहाँ पे याद नहीं आ रहा होगा, धुंधला सा दिखेगा अगर प्रैक्टिस नहीं किए रहे होगे तो. 1/v इक्वल टू 1/50 प्लस 1/25, है ना. कैलकुलेशन करने के बाद -1 + 2 तो समथिंग 1/50 आया. v का वैल्यू 50 आया, मतलब
इमेज किधर बनेगा, राइट साइड बनेगा, मतलब वास्तविक तो नहीं बनेगा। वास्तविक बनता तो कुछ ऐसा बनता उल्टा, और इस साइड बनता, ये दोनों तो गया। हमारा आंसर 50 आ रहा है, 55 तो होगा नहीं, ये भी गया। आंसर पहला। समझ में आया? कॉन्सेप्ट इज ये पता होनी चाहिए, ये पता होनी चाहिए साइन कन्वेंशन, किधर माइनस लेना है। माइनस वाला फिर से बता देता हूँ, अगर ये मिरर है, ठीक है, डिस्टेंस हमें हमेशा कहाँ से काउंट करते हैं, इस पोल से, इस बिंदु से। और मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ है तो लाइट इधर निकल रही है, और हम लोग नापेंगे कैसे, इधर से इधर जाके, तो उल्टा दिशा है इसीलिए इसे निगेटिव लेते हैं। अगर मान लो यहाँ पे रहता तो नापते यहाँ से यहाँ, ठीक है, तो डिस्टेंस ऐसे रहता तो इसको हम क्या लेते, पॉजिटिव, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब देखो जल को 20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया गया, और इसका आयतन है ना। अब इसमें एक चीज़ कॉन्सेप्ट क्या आता है, इसमें यहाँ कॉन्सेप्ट आता है एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर। ये जो 4 डिग्री सेल्सियस पे है ना, वाटर अपना बिहेवियर अलग शो करता है। ठीक है, वाटर अपना बिहेवियर कैसा करेगा, अलग शो करेगा। आप अगर अच्छे से पढ़े होगे तो आपको शायद ये ग्राफ याद होगा। दो ग्राफ बनती है, एक वॉल्यूम, एक डेंसिटी, एक रो और टेम्परेचर के बीच में, एक वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, अब देखो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनता है ना, ये ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। तो अब मान लो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, है ना, तो ये क्या करेगा, ये 4 डिग्री सेल्सियस पे रहता है। कितना डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो 0 से 4 तो वॉल्यूम घटते जाता है और फिर बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, 20 सेंटीमीटर से 0 कर रहा है, 20 कुछ इधर होगा, 20 सेंटीमीटर से अगर 4 पे आएगा तो वॉल्यूम पहले कम होगा फिर बढ़ेगा, पहले कम होगा फिर बढ़ता है। इसे याद रखे, अगर यहाँ पे वॉल्यूम के विषय में पूछा है तो कभी एग्ज़ाम में डेंसिटी के विषय में भी पूछ सकता है। डेंसिटी में इसके ठीक उल्टा होता है। ठीक है, यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी मैक्सिमम होता है। ठीक है, अब देखो द फोर्थ क्वेश्चन इज, निम्न में से किस तरंग का तरंग धैर्य सबसे कम है, मतलब वेवलेंथ सबसे कम है। इसके लिए मैं ट्रिक क्या याद रखता हूँ, आप भी आपको भी आपके टीचर्स ने अलग अलग ट्रिक सिखाए होंगे, तो उसे ध्यान रखें। द ट्रिक इज रेड मिर्ची आई लव यू एक्स गर्लफ्रेंड। आर मतलब रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेज। ठीक है, इसमें जो लेमडा का वैल्यू है घटता है। ठीक है, तो अब देखो, अब हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्स रेज सबसे कम यहाँ दिख रहा है, गामा तो दिया हुआ नहीं है, तो सीधे आंसर ये चले जाएगा। तीसरा, रेडियो वेव का तो सबसे ज़्यादा रहता है, प्रकाश तरंगे मतलब लाइट वेव, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज से ज़्यादा है, तो आंसर चले जाएगा तीसरा। वर्षा की बूंद किसके कारण गोल होती है, मैंने मतलब पिछले लेक्चर में जब डिस्कस कर रहा था 2019 का PYQ, तो वहाँ पे बताया था जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन कहाँ कहाँ यूज होगा। मान लो जो हम लोग कपड़ा धोते हैं ना, तो गर्म पानी से जो कपड़ा जल्दी ज़्यादा साफ़ होता है, डेट इज़ ड्यू टू फिनोमिना सरफेस टेंशन ओनली। तो सरफेस टेंशन का मतलब ही होता है सिक्रू प्रॉपर्टी। वहाँ पे हमने निरील फ्लोट का बात किया था, वो भी किस पे बेस्ड था, सरफेस टेंशन पे, पृष्ठ तनाव के कारण। तो आंसर चले जाएगा पहला। ठीक है, क्योंकि जल हमेशा सिकुड़ कर रहना चाहता है, जब सिकुड़ना चाहता है तो वो गोल बना लेता है अपने आप को। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे बेस्ड है, कॉन्सेप्ट है हमारा क्लास 12th कॉन्सेप्ट है क्लास 12th में। स्नेल्स लॉ आप पढ़े होगे। ठीक है, स्नेल के नियम, स्नेल्स लॉ क्या कहता है। अब साइन मैं कैसे पढ़ाता हूँ, बेसिकली देखो इजी है, लाइट यहाँ आती है, ठीक है, यहाँ बेंड करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, इसका μ1 μ2 है ना, आपके टेक्स्ट बुक में n1 या n2 लिखा रहता है। अब जिस एंगल से आती है, किसी एंगल पे इधर जाना था बट मुड़ जाती है, इस एंगल पे चली जाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये रहता है। तो फॉर्मूला होता है
साइन आई गुना μ1 साइन आर गुना μ2, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो कांच में प्रकाश की चाल पूछा है, तो सॉरी ये मैं, चलो स्नेल्स लॉ सीख गए तुम, बट यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। एक सिंपल फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी, ठीक है। म्यू का वैल्यू होता है ये सी का वैल्यू वी मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, किसी माध्यम में लाइट की स्पीड क्या है, ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो इसका वैल्यू होता है 3 गुना 10⁸, ये हमसे पूछा गया है। म्यू का वैल्यू कांच का होता है 3/2, 3 से 3 मर जाएगा, v इक्वल टू 2 गुना 10⁸, आंसर चले जाएगा दूसरा। स्नेल का नियम यहाँ नहीं लगेगा, ठीक है, बट फिर भी अब सीख लिए, अच्छी बात है। अब चलो 7वां क्वेश्चन हम देखते हैं। दो पिंड की पूर्ण प्रत्यस्थ टक्कर के संरक्षित रहता है। देखो ये क्लास 11th का एक टॉपिक है, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, है ना। 3 प्रकार के होते हैं, एक इलास्टिक कॉलिजन, इन इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। तो बेसिकली अधिकतर एग्ज़ाम में या आपसे मेनली यही पूछा जाता है इलास्टिक कॉलिजन के विषय में। यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहता है ना। होल मोमेंट में नहीं रहता है। अगर मान लो कोई, देखो ये क्या है, ऐसे टकराया है ना, इसमें फिर डिफॉर्मेशन माइक्रो सेकेंड के लिए आता है थोड़ा सा, उसके बाद फिर ये अलग हो जाता है। तो यहाँ पे ना ये फाइनल, यहाँ का जो काइनेटिक एनर्जी है यहाँ का दोनों बराबर होता है। अगर ये स्टेटमेंट आ जाए, क्या हमेशा ये जो है ना गतिज ऊर्जा कंजर्व रहती है, तो जी नहीं, यहाँ पे लॉस होता है। आंसर वैसे जाएगा तीसरा। विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा क्या संरचित नहीं होती है ना, क्या ट्रांसमिट नहीं होती है, क्या ऊर्जा होती है, बिल्कुल होती है। ईएम वेव जो होता है ना, तो ईएम वेव बिल्कुल एनर्जी ट्रांसमिट करती है। मोमेंटम भी होता है, सूचना ट्रांसफ़र जरूर होता है, ये आवेश नहीं होता है। चार्ज ट्रांसमिट थोड़े होगा। ईएम वेव मतलब अब वहाँ पे ना मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पे ऑसिलेट करता है, मतलब ऐसा कुछ, अगर तुम पढ़े होगे तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है, ये ऐसा कुछ 90 डिग्री पे, तो वहाँ पे ट्रांसमिट होता है। मोमेंटम भी होता है, क्योंकि इसका एक वेलोसिटी रहता है, एक डायरेक्शन में जाते रहती है, मोमेंटम ज़रूर होगा। ऊर्जा ज़रूर रहती है, एनर्जी ही ट्रांसमिट होते रहती है ना। अब देखो उसका एक फॉर्मूला भी होता है एनर्जी का, तो बट यहाँ पर हमसे वो वगैरह वगैरह नहीं पूछा है, तो हमें आंसर क्या आनी चाहिए, आवेश। आंसर दूसरा चले जाएगा। द 9th क्वेश्चन इज, अर्धचालक में विद्युत चालकता उसका तापक्रम बढ़ाने से घटती है, साथ में। अब देखो सेमीकंडक्टर का क्या रहता है ना, अल्फ़ा क्या रहता है, अल्फ़ा नेगेटिव रहता है। क्या रहेगा, अल्फ़ा नेगेटिव रहेगा। क्लास 12th में एक ऐसा डायग्राम है ना, सेमीकंडक्टर का डायग्राम देखोगे तो कुछ ऐसा डायग्राम बनता है। ये जो है ना आर का वैल्यू है, टेम्परेचर का वैल्यू है। टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टिविटी, जो रेसिस्टेंस है, घटता है, ठीक है। अब टेम्परेचर बढ़ाने के साथ यहाँ कंडक्टिविटी पूछी है, तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी क्योंकि रेसिस्टिविटी घटती है, तो आंसर चले जाएगा 9 का दूसरा, ठीक है। ये डायग्राम हमें याद होनी चाहिए। वहाँ पे एक क्या कहते हैं, कॉपर का डायग्राम भी दिया हुआ है ना, मेटल का डायग्राम भी दिया हुआ है, तो हमें पता होना चाहिए। अल्फ़ा इसका नेगेटिव रहता है, यही मेटल का जो कि कंडक्टर है उसका अल्फ़ा पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब देखो अर्धचाल का तापमान, वही यही क्वेश्चन आएगा। प्रतिरोध, ये प्रतिरोध घटता है, बिल्कुल दूसरा आंसर चले जाएगा। एक सेकेंड, अल्फ़ा पॉजिटिव, रेसिस्टेंस बढ़ेगा, तापक्रम के साथ बढ़ती है। यार आंसर गलत दिया हुआ है, ठीक है, आंसर घटेगा ही अल्फ़ा, क्योंकि नेगेटिव रहता है मतलब इसका। चलो लेट्स सी, आंसर तो मेरे अकॉर्डिंग दूसरा ही जाएगा। सरल आवर्त गति करते हुए एक कण की कुल ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है। अब देखो सरल आवर्त मतलब कुल ऊर्जा जो है, इसका एक फॉर्मूला होता है, टोटल एनर्जी का होता है हाफ के ए स्क्वायर। के को हम लोग लिख सकते हैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं,
ये टोटल एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। आंसर चौथा चले जाएगा। और ये सब आंसर क्यों गलत है वो भी देख लो। संतुलित अवस्था बिल्कुल नहीं, इसका कोई मायने ही नहीं है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी से क्या ही मतलब है यहाँ पे, है ना। अब नहीं, फ्रीक्वेंसी से मतलब ज़रूर है, ओमेगा होता है 2πf, मतलब यहाँ पे भी एफ स्क्वायर, अगर यहाँ पे इसका स्क्वायर दिया रहता तो आंसर दूसरा चले जाता। फिर वेलोसिटी, वेलोसिटी से तो कोई लेना देना नहीं है। स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड बिल्कुल सही आंसर है। अब चौथा देखो, पीएन संधि डायोड में उत्क्रमित अभिनति बहुत अधिक बढ़ाने पर, ये पूछा जा रहा है, ये डायोड का क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें क्या रहा है ना, चलो इसका मैं इंग्लिश थोड़ा देख लूँगा, उसके बाद आंसर देता हूँ। 12th को भी पेंडिंग में रखते हैं। 13th, दाब की विमाएँ निम्नलिखित में से किसकी विमाओं के समान है। दाब मतलब प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स मैं हमेशा बोलता हूँ, यूनिट एंड डायमेंशन में दो चीज़ हमेशा याद होनी चाहिए। पहली एक फोर्स, दूसरी एनर्जी। फोर्स का होता है mL(T-2), एल में एक बढ़ा दो mL(2T-2). ये रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि जो भी डायमेंशन विमाएँ निकालते हैं हम लोग, वो हमेशा एनर्जी के फॉर्म में निकालेंगे। मैं अभी आपको सिखाऊंगा। देखो चौथा क्वेश्चन भी उसी पे बेस्ड है। तो अब देखो, दाब, फोर्स अपॉन एरिया, तुरंत मतलब तुरंत सोचना है फार्मूला। फोर्स के रिस्पेक्ट में कौन सा फार्मूला ला सकते हैं, या एनर्जी के रिस्पेक्ट में, तो प्रेशर का लाते हैं। देखो mL(T-2), एरिया का हो गया L², L से L कट गया, मतलब mL-1T-2। अब ये चेक करो, ऊर्जा का क्या होता है mL2, अभी मैंने बताया mL2T-2, ये तो होगा नहीं, पहला कट गया। बल, जी नहीं, बल भी नहीं होगा। फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, फोर्स का mL(T-2), वॉल्यूम L3, ये भी नहीं होगा। तो चौथा ऑटोमेटिक आ जाएगा। एनर्जी का होता है mL2T-2, ऊपर से वॉल्यूम, तो बिल्कुल हमारा चौथा आंसर चले जाएगा। द 14th क्वेश्चन इज mL3T-1Q-2 में किसकी विमाएँ हैं। अब देखो, सबसे पहले पहला ऑप्शन है रेसिस्टेंस, इसका कैसे निकालेंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ सबसे पहले हमें एनर्जी के टर्म में सोचना है। तो आप अगर ये फार्मूला जानते हो, हीट का फार्मूला होता है I²RT, ठीक है, ये फार्मूला होता है। हीट क्या है, एक एनर्जी है। एनर्जी का मैंने बताया ये होता है। ऊर्जा का क्या होगा mL2T-2 I², I चार्ज बराबर Q=IT होता है, मतलब चार्ज बराबर होता है करंट इनटू टाइम। तो I का हो जाएगा Q/T, ये हो जाएगा Q/T का होल स्क्वायर गुना R गुना T, है ना, गुना R गुना T। अब इससे एक कट गया, मतलब बाद में T² हो जाएगा, तो यहाँ पे एक T बचेगा, तो हो जाएगा आंसर mL2T-2 गुना T बटे Q² बराबर R। तो R का कुछ आंसर ऐसा कुछ होगा mL2T-2 T-1 हो जाएगा कैलकुलेशन के बाद, Q-2 सारे कैलकुलेशन है। अब देखो ये क्या हमसे मैच कर रहा है, जी नहीं, ये मैच नहीं कर रहा है, तो पहला आंसर तो जाएगा नहीं, ठीक है। अब कंडक्टिविटी पूछा है, तो इसका उल्टा, तो ये भी नहीं जाएगा आंसर। इनमें से कोई नहीं, तो तीसरा चेक कर लेते हैं, प्रतिरोधकता, इसको रेसिस्टिविटी कहते हैं। 10th क्लास में भी एक फॉर्मूला पढ़ते हैं हम लोग, R=ρL/A, ये रेसिस्टिविटी होता है। तो ρ हो जाएगा R गुना A/L, इसका पता है हमको। एरिया का L² हो जाएगा, इसका तो L हो जाएगा, L से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो L³ हो जाएगा, बिल्कुल हमारा आंसर चले जाएगा तीसरा। समझ में आया कैसे। आप एक बार फिर से इसको क्या कहते हैं, जितना मैंने इसको डिस्कस किया उसको फिर से खुद से ट्राई करना, बिल्कुल आपकी आंसर आ जाएगी। अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन के समीप एक दूसरा इलेक्ट्रॉन लाया जाता है, इससे तंत्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, मतलब
इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के विषय में डिस्कस करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है KQ/R। R इसके पास लाएंगे, R घटेगा तो ये बढ़ेगा, सिंपल। तो 15 का चले जाएगा हमको आंसर दूसरा। अब देखो द 16th नंबर, जूल इक्वल टू कूलम इंटू वोल्ट। अब देखो इसमें अचानक मेरे सामने क्वेश्चन आ गया, अटेम्प्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले ये तो अभी मैंने बताया ना KQ/R होता है ना, जूल वोल्ट वगैरह में खेल रहा है, पोटेंशियल वोल्ट में ही रहता है। तो चलो ये लिख लिए। अब देखो, अब जूल वगैरह, जूल किसकी यूनिट है हमें पता होनी चाहिए, मतलब कुछ फोर्स वगैरह का यूनिट है, मतलब वर्क का यूनिट है। तो फोर्स को काम में लेते हैं। फोर्स को कैसे काम में लेंगे, अगर मान लो इसमें Q से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो KQ²/R। तो फोर्स होता है, फोर्स हमें पता है ना, कूलम्स लॉ क्या होता है, फोर्स इक्वल टू KQ1Q2/R², ऐसा कुछ फार्मूला होता है। बट यहाँ पे एक ही R आ रहा है, फिर से एक R से मल्टीप्लाई कर दिए। अब तुम देखोगे इसे ऐसे लिख सकते हैं KQ²/R² गुना R गुना Q, ऐसा कुछ हो गया। ये इसको एक साथ लिख लिए और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो इसको हम लोग फोर्स लिख सकते हैं। और फोर्स गुना R मतलब एक तरह से डिस्प्लेसमेंट हो गया, बटा Q। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एक वर्क हो जाता है, वर्क अपॉन Q। वर्क मतलब जूल, इसका यूनिट कूलम्ब। तो मतलब इसको वोल्ट, तो जूल बराबर हो गया वोल्ट गुना कूलम्ब। आंसर किधर है क्या, वोल्ट, जूल बराबर वोल्ट गुना कूलम्ब, यानी तो वोल्ट बराबर जूल कूलम्ब बाय वोल्ट कूलम्ब। हाँ ये देखो पहला जूल बराबर कूलम्ब इंटू वोल्ट, पहला आंसर चले जाएगा हमारा। अब देखो 17 नंबर, निम्न में से सर्वाधिक वेदन क्षमता वाली एक्स रेज की तरंग दैर्घ्य, मतलब वेवलेंथ पूछ रहा है। तो इन्वर्सली चलता है, जिसकी वेवलेंथ कम होती है उसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होती है। तो सबसे कम क्या है, पहला, तो पहला आंसर चले जाएगा। अब हियर कम्स द 18th क्वेश्चन, परमाणु बम में कौन सी अभिक्रिया होती है। सबसे पहले देखो परमाणु बम, पिछले क्लास में मैंने डिस्कस किया था हाइड्रोजन के बम के विषय में। तो ये आपको पता होनी चाहिए। कंट्रोल फिजन या फ्यूजन तब होता है जब मुझे इलेक्ट्रिसिटी बनानी है ह्यूमन नीड के लिए। अब बम वगैरह बना रहे हो, बम फोड़ रहे हो, तो उसका प्रयोग क्या हो जाएगा, अनियंत्रण। इस पर तो नियंत्रण वाला तो ये पहला कट गया, थर्मो ये भी कट गया। अब फ्यूजन अनियंत्रण जहाँ आ गया, पहले ये आंसर चले जाएगा। तो आंसर हमारा जाएगा दूसरा, मतलब फिजन होता है, ठीक है, ना कि फ्यूज़न। फ्यूज़न किस में होगा, हाइड्रोजन बम में, जो कि लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो निम्नलिखित में से किस पदार्थ की इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा है। इलास्टिसिटी मतलब डिफॉर्मेशन कम होना चाह रहा है, मतलब अब ये नहीं जैसे रबड़ है उसको तुम दबाओगे तो वो दब जाएगा, कंप्रेस हो जाता है या इलोंगेट हो जाता है। रही बात इलास्टिसिटी की, तो जो जितना कठोर है, अपना डिफॉर्मेशन नहीं होने देता है, उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। तो ये बात हमेशा याद रखो। एक स्टील का जो बर्तन है या कोई भी वस्तु है, उसकी इलास्टिसिटी रबड़ से ज़्यादा होती है। इलास्टिक मतलब ये नहीं होता है जो जितना ज़्यादा दब जाता है। तो हमारा आंसर चले जाएगा 19 का तीसरा, स्टील, है ना, जो जितना कठोर है उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है, जो डिफॉर्म होना नहीं चाहता है, ठीक है। द 20th क्वेश्चन इज, हीरे अपवर्तनांक 2 के लिए काल्पनिक कोण। तो क्रिटिकल एंगल पूछा है, तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला था sin θc, क्रिटिकल एंगल 1/μ, इसका वैल्यू दिया हुआ है 2। तो आंसर चलेगा 30 डिग्री। sin θ 1/2 किसका वैल्यू होता है, 30 डिग्री पे। तो 20 का आंसर चले जाएगा डी, है ना। अब देखो 21 नंबर का, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस अम्लीय पोटासियम के विलयन के साथ अभिक्रिया करके विलयन के रंग को उड़ा देती है, लाल कर देती है, हरा कर देती है। अब देखो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, इसको बोल रहा है रिएक्ट कर रहा है कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। अब एसिडिक मीडियम में क्या रहता है,
इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 में है, ये निकालना आता है। कैसे निकालते हैं? इसका +1 होता है, इसका -2 होता है, -14 उधर जाएगा, 14 हो जाएगा, -2। ये आपको पता होनी चाहिए इस लेवल पे। 2-3 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है, तो आपका आंसर ये निकालना आनी चाहिए। तो हाइड्रोजन सल्फाइड -2 में रहता है। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, खुद का ऑक्सीडेशन होना चाहता है, ये खुद ऑक्सीडाइज होके सल्फर बना लेगा, ये रिड्यूस हो जाएगा। तो रिड्यूस होके प्लस क्रोमियम +3 स्टेट में चले जाएगा। +3 स्टेट में इसका कलर यहाँ ऑरेंज रहता है। आप डी ब्लॉक में इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हो, इसका कलर ग्रीन हो जाता है, ठीक है। तो आंसर चले जाएगा, हरा कर देती है। तीसरा 22 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को रखा गया है, मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, मेंडलीव वगैरह का भार पे बेसिस पे था। तो आंसर चलेगा परमाणु क्रमांक के वृद्धि क्रम में एटॉमिक नंबर बढ़ते जाता है, उसके बेसिस पे रखा गया है। तो आंसर चले जाएगा दूसरा। 23rd क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु तत्व है? उपधातु मतलब मेटिलॉइड, ठीक है, मेटिलॉइड। तो मैं एक ट्रिक सिखाता हूँ, अगर आप लोग के क्लास में भी शायद मैंने सिखाया था। बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ने आते हैं, तो उसमें ऐश्वर्या मतलब आर्सेनिक। तीसरा चले जाएगा सीधे आंसर। अगर आपको ट्रिक याद है तो सीधे सीधे आप कट आंसर दोगे। अब देखो, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संक्रमण तत्व नहीं है, मतलब ट्रांजिशन मेटल नहीं है? तो वैसे तो डी ब्लॉक का जितना है, देखो ऐसा कुछ पीरियोडिक टेबल ऐसा बना रहता है ना। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट है इसको ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। ये जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक है उसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। अब इसमें से जो ये वाला पार्ट रहता है, मतलब जिंक, कैडमियम और ये मरकरी, तो ये वाला पार्ट को नॉन ट्रांजिशन कंसीडर करते हैं। तो क्योंकि देखो, अगर हमको डी ब्लॉक का 3 एलिमेंट दिया रहता और Hg मारने को बोलता तो बिल्कुल हम लोग मार सकते थे, बट ये जो Sn है ये पी ब्लॉक का मेंबर है जिसे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। तो हमारा आंसर बी जाएगा, क्योंकि डी ब्लॉक को जनरली ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, बट एक्सेप्शनली ये नॉन ट्रांजिशन है। तो आंसर तीसरा भी जा सकता है, बट ठीक है, मोर करेक्ट यही आंसर है। नाउ वी हैव 25th में, क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, इसको एज ए प्रतिरोधी के रूप में। याद करने वाला है, याद ही करो, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। डिस्प्लेसमेंट, प्रतिस्थापन, डिस्प्लेसमेंट में क्या रहता है? अब एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। डिस्प्लेस देखो, अगर तुम ये देखोगे पहले ऑप्शन में, ये जो फेरस है यहाँ पे गया और कॉपर को हटा दिया, तो डिस्प्लेसमेंट इसी को कहते हैं। एक इससे मान लो अगर फेरस एक सीरीज होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं, तो ऊपर वाला जो रहता है नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देता है। अब देखो, जल की कठोरता का मापन किसके पदों में किया जाता है? तो आंसर जाएगा चौथा, कैल्शियम कार्बोनेट पार्ट्स पर मिलियन। क्लास 12th का सॉल्यूशन चैप्टर में इसको डिस्कस करते हैं। 1 लीटर में कितना मिलीग्राम कोई भी सॉल्यूट है उसे पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं, या वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम को 10/6 से गुना कर दो तो उसका कठोरता मापा जाता है कैल्शियम कार्बोनेट से। याद करने का, याद ही करो। अब देखो, निम्नलिखित किसी परमाणु के एम कोश में अधिकतम उपकोष हो सकते हैं, मतलब शेल में, एम सेल में। तो हम लोग पढ़ते हैं KLMN, इसका वैल्यू 1 2 3 4। हमसे एम पूछा है तो एन का वैल्यू 3 है। आप लोग के क्लास में ही मैंने डिस्कस किया था शायद, या 11th वालों में। तो जो सबसेल है एल, सबसेल को क्या कहते हैं? उपकोष को एल से डिनोट करते हैं। इसका वैल्यू इससे एन से कम ही होना चाहिए। तो क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। 0 को S लिखते हैं, इसको P लिखते हैं, इसको D लिखते हैं। हमारा आंसर चले जाएगा पहला। अब 29 देखो, एक तत्व X की द्रव्यमान संख्या 37 है और इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या 20 है, उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब देखो, A का वैल्यू दिया हुआ है 37, N का वैल्यू दिया हुआ है 20। तो A जो होता है N + P होता है। तो अगर P का वैल्यू पूछ ले तो P का वैल्यू हो जाएगा 17। यही किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एलिमेंट न्यूट्रल है। तो आंसर चले जाएगा पहला। अब 30 नंबर का क्वेश्चन देखो,
कौन सा कथन सत्य है? सभी खनिज अयस्क होते हैं। ऑल मिनरल्स आर ओर्स। जी नहीं, ऑल ओर्स आर मिनरल्स, है ना। डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। ये जो ओर होता है ना, यही सारे मिनरल्स होते हैं, सभी मिनरल्स ओर्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो आंसर चले जाएगा 30 का तीसरा। 31 में डाइसेक्राइड मतलब 2 पार्ट से मिलकर बना है। सुक्रोज रहता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना रहता है। लैक्टोज, लैक ओपेरोन पढ़ते हो क्लास 12th में, वहाँ पे ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना रहता है। माल्टोज 2 मोनोमर मतलब ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बना रहता है, बट गैलेक्टोज जो है मोनोसेक्राइड है। आंसर चला जाएगा चौथा। निम्नलिखित, वही क्वेश्चन रिपीट है। अब देखो FeCl का जलीय विलयन मतलब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ FeCl3। अगर FeCl3 को वाटर में मिलाते हैं तो अब ये क्या करता है ना, टूट जाता है। क्लास 11th के फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है सॉल्युबिलिटी, वहाँ हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो अब देखो ये जो FeCl3 है ये 2 चीज़ से मिलके बना है। एक Fe, अगर इसको तोड़ोगे ऐसा कुछ ऐसे टूटता है। अब ये कहाँ से आया हुआ रहता है? FeOH3 मतलब इस यहाँ बेस से आया रहता है। ये जो एनायन है ये एसिड से आया रहता है, HCl से, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक बेस है। तो अगर इसको पानी में मिलाते हैं तो इसका स्ट्रॉन्ग एसिड ज़्यादा है तो क्षारीय होगा, मतलब अम्लीय है। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? एसिडिक नेचर होगा इसका। तो 32 का आंसर चले जाएगा तीसरा। जी हाँ, अम्लीय मतलब एसिडिक, क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है। अब देखो H3PO2 का अम्ल की क्षारता मतलब बेसिसिटी पूछ रहा है। तो एक ट्रिक होता है, अगर मान लो H3PO4 आ जाए, H3PO3 आ जाए, तो ये जो ऑक्सीजन जितना है ना उसमें से एक कम कर देना। क्या ये सबके लिए वैलिड है सर? जी नहीं। H3PO4, H3PO3, H3PO2 में आप लगा सकते हो। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, इसमें से एक कम कर दो, आंसर आ जाएगा। अगर H3PO4 रहता तो आंसर 3 जाता, 3 रहता तो आंसर 2 जाता। निम्नलिखित में से नाइट्रोजन कौन से ऑक्साइड उदासीन है, न्यूट्रल? एक 2 ही रहता है, एक नाइट्रोजन ऑक्साइड, एक N2O। तो हमारा आंसर चले जाएगा सीधा चौथा। 35 टेरिलीन प्राप्त किया जाता है तो इसे याद करना ही पड़ेगा। एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेप्थेलिक एसिड से, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है याद करने का। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडल सॉल्यूशन है? अब समझ लो ना यार, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या रहता है? जिसमें एक गाढ़ा लिक्विड, जैसे लिक्विड पार्ट भी रहेगा, उसमें कुछ सॉलिड का पार्ट भी रहता है। जैसे ब्लड देखो, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट रहते हैं, जिसे फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं, अगर आप जानते होगे तो। ब्लड में जैसे RBC रहता है, WBC रहता है, प्लेटलेट्स रहते हैं। धुआं में बहुत सारे पार्टिकल रहते हैं। तो दूध में भी उसके बहुत सारे मतलब क्या कहते हैं, प्रोटीन्स के पार्टिकल वगैरह रहते हैं। तो आंसर चले जाएगा चौथा। ऐसे भी आप पहले ऑप्शन, पहले और दूसरे में से पता कर लिए होगे, तो आंसर चौथा जाने वाला है। 937 निम्न में से किसकी आयनन ऊर्जा सबसे अधिक है? आयोनाइजेशन एनर्जी पूछा है। तो जिसका साइज कम रहता है, मतलब बेसिकली इसका मतलब ये है जो कितनी ऊर्जा देने से, जैसे छोटा साइज है, ये न्यूक्लियस के पास में रहेगा, ऊर्जा देने से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ये एक पॉजिटिव आयन बन जाए। तो सबसे छोटा साइज लिथियम का है। तो आंसर चले जाएगा दूसरा, ठीक है। अब देखो ये विस्मित 209 किस प्राकृतिक रेडियोधर्मी श्रृंखला का अंतिम स्थायी तत्व है? हमें नहीं लगता यार ये क्वेश्चन फिर पूछेगा, ठीक है। 16 में हर एक एग्ज़ाम को मेडिकल एग्जामिनेशन ही टफ क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये वैसे पूछेगा नहीं, बट आप याद रखो नेपच्यूनियम जो होता है इसका सीरीज़ का लास्ट एलिमेंट ऐसा रहता है, 4 से डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, 4n+1 के रूप में इसे लिखा जा सकता है लास्ट एलिमेंट। ये अलग अलग सीरीज रहता है, जैसे थोरियम, यूरेनियम, ये सीरीज़ का नाम है। तो आंसर से चला जाएगा दूसरा, याद रख लो। बेसिकली मुझे नहीं लगता पूछेगा, अगर पूछ ले तो आंसर दे देना। किस लवण का जलीय विलयन सर्वाधिक क्षारीय अल्कलाइन किस में होगा? तो मतलब अल्कलाइन होने के लिए, जैसे वहाँ पे क्या था, अम्लीय, स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाने का मतलब क्या हो गया, अम्लीय। चार बनते हैं, मैं चारों चीज़ डिस्कस कर लेता हूँ। पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या बनती है, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ये न्यूट्रल हो जाएगा। कैसा? न्यूट्रल, उदासीन टाइप।
स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। अगर ये वीक है तो जो जैसा है ना, जो स्ट्रॉन्ग है उसी का चलता है, ठीक है, नवाबी इसी का चलता है, तो कैसा रह जाएगा, एसिडिक रह जाएगा, अम्लीय रह जाएगा। अब यही आप बोलोगे सर आप ले लो वीक एसिड वीक बेस, दोनों का चलता है, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड तो कैसा हो जाएगा, बेसिक। हमसे पूछा है क्षारीय कैसा होगा, क्षारीय मतलब बेसिक, तो स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, वीक एसिड होना चाहिए। प्रबल क्षार बेस, हाँ क्षारीय पूछा है ना, तो प्रबल क्षार होना चाहिए, दुर्बल अम्ल होना चाहिए। आंसर चौथा चले जाएगा। ये रहा आपका साइंस का डिस्कशन, ठीक है। होप समझ में आया होगा, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है, इसलिए आप जितना पढ़े हो उसी को रिवाइज करवाने में मैंने फोकस किया है। इसको और अच्छे से समझाया जा सकता था, बट वी डोंट हैव टाइम। थैंक यू वेरी मच।